हाय गाइस, आपका बुक है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ और मैं उरमान सिंह आपको ये 4th सेमेस्टर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़ाऊँगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत हम मानव शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वैसे उसे किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए समाज में रहते हुए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम कौन कौन से अध्याय पढ़ेंगे, एक बार विषय सूची देख लेते हैं। तो खंड 1 है जिसमें मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, इसके लिए बुनियादी दिशा निर्देश, सामग्री और प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 मूल्य शिक्षा, आवश्यकता, दिशा निर्देश, सामग्री और प्रक्रिया। इससे पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है। दूसरा है आत्म अन्वेषण, परिभाषा, सामग्री और प्रक्रिया, प्राकृतिक स्वीकृति व अनुभवात्मक सत्यापन। फिर चैप्टर नंबर 3 है, इसमें निरंतर खुशी तथा समृद्धि, आधारभूत मानवीय आकांक्षाएं। चौथा है सही समझ, संबंध तथा भौतिक सुविधाएं, बुनियादी मानव आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकताओं का सही क्रम। नंबर 5 खुशी और समृद्धि, सही समझ, वर्तमान परिदृश्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 6 है मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने की विधि, विभिन्न स्तरों पर सामंजस्य। देखिए, हमारे मानव जीवन में सामंजस्य की बड़ी कहानी है। अगर हम अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो बिना सामंजस्य के कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। दूसरा है खंड 2, इसमें मानव सद्भाव को समझना, स्वयं में सद्भाव, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन माई सेल्फ, अपने आप से कैसे व्यवहार करना है, दूसरों से कैसे करना है, जैसा हम दूसरों से करेंगे वैसा ही वो हमसे करेंगे। स्वयं मैं कौन हूँ, खुद को पहचानना तथा शरीर का सह अस्तित्व। मानव खंड 2 के अंतर्गत है मैं, स्वयं तथा शरीर की आवश्यकताएं, मेरी कौन कौन सी हमारे शरीर की कौन कौन सी आवश्यकताएं, उनके बारे में, कौन सी सुख और सुविधाएं चाहिए हमें, उसके बारे में। तीसरा है शरीर मैं का साधन, मैं दृष्टा, कर्ता तथा भोक्ता। ठीक है, दृष्टा, कर्ता तथा भोक्ता हम ही हैं। मैं के अंतर्गत होता है, स्वयं होता है व्यक्ति। नंबर 4 है मैं की विशेषताएं और क्रियाएं, यानी कि हम में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषता होती हैं। मैं का मतलब ये स्पेशली मैं खुद के मैं से नहीं है, मतलब आप अपने आप से भी ले सकते हैं। तो अपनी क्या क्या विशेषताएं और क्रियाएं, मैं सामंजस्य बैठाना, मैं में सामंजस्य बैठाना भी बहुत जरूरी होता है। फिर है नंबर 5 है मैं के साथ शरीर का सामंजस्य, मैं के साथ शरीर का सामंजस्य, संयम और स्वास्थ्य, भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन। कभी कभी हम किसी से बातें करते हैं तो हमारा ईगो, या मतलब जो मैं होता है, अहम होता है, वो अनसेटिस्फाइड हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, तो हम गुस्सा करने लगते हैं। संयम करना बहुत जरूरी होता है। भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि हमें, मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और हम उसके लिए बेचैन हो उठें, तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर संयम नहीं रखेंगे
एक परिस्थिति ऐसी होती है, कोई वस्तु होती है, दूसरी कोई कंडीशन ऐसी भी आ जाती है, कोई समय ऐसा भी आ जाता है कि नहीं हो पाती है, तो हमें उसके बगैर भी जीना होता है। संयम तथा स्वास्थ्य, 6 है संयम तथा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम। खंड 3, परिवार और समाज में सद्भाव को समझना, मानवीय संबंधों में सामंजस्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए। जरूरी नहीं कि हम पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएं और हमें समाज में रहना ही नहीं आए, समाज में व्यक्तियों से बात ही नहीं करना आए, तो वो बहुत ज़रूरी है उसको सीखना। और ये अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है और पढ़ा लिखा भी कर सकता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमसे समाज में उठना बैठना, बात व्यवहार करना नहीं आता, वार्तालाप करना नहीं आता, लोगों से बातें करनी नहीं आती, तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी किसी काम की नहीं होती। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, तो परिवार में सामंजस्य, ठीक है, परिवार से ही समाज बनता है। फिर समाज में सामंजस्य, लोगों में जैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये सब सामाजिकता होती है। परिवार में सामंजस्य, परिवार मानवीय सहभागिता की आधारभूत इकाई है। जैसे कि मैंने बताया कि समाज की आधारभूत इकाई परिवार ही होता है, परिवार से ही समाज बनता है। पहले परिवार, सबसे छोटी इकाई परिवार होता है, फिर परिवार से समाज, मोहल्ला, फिर समाज का निर्माण होता है। दूसरा है मानवीय संबंधों में मूल्य, न्याय, विश्वास व सम्मान, मूलभूत मूल्य। तीसरा विश्वास, इरादा व क्षमता में अंतर, इरादा व क्षमता में अंतर। इरादा हम कर सकते हैं, कुछ क्षमता अलग होती है कि हम कर पाते हैं या नहीं, कितनी क्षमता होती, ताकत, और इरादा ठान लेना मन में। चौथा है सम्मान, सम्मान और भेदभाव के बीच अंतर, रिश्तों में अन्य मुख्य मूल्य हैं। सम्मान और भेदभाव के बीच अंतर। पांचवा है समाज में सामंजस्य, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व व्यापक मानव लक्ष्य के रूप में। समाज में सामंजस्य मतलब आप देखिए, अगर समाज में रहते हैं तो किसी के उठना, किसी के यहाँ मिलना जुलना भी होता है, दावत खाना, ये सब समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब उनमें सहभागिता करना, पार्टिसिपेट करना। जैसे स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, मतलब सामाजिक काम जो होते हैं वो उनमें अगर हम पार्टिसिपेट लेते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है समाज के लिए भी और अपने लिए भी। जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं, जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होता। और जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि हमारी बॉडी का सर्वांगीण विकास हो, अर्थात हम किसी भी तरीके की हेजिटेट ना होकर हर काम में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो हमसे अच्छे ढंग से आए या ना आए। समाधान, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी हमें ढूंढना चाहिए होता है। समृद्धि यानी कि हम कितने प्रॉस्परस हो रहे हैं, कितने हमारी तरक्की हो रही है। अभय मतलब कोई डर ना हो, बिना डर के का हम किसी अजनबी से मिलेंगे तो वो हमें लड़ेगा या कैसे बोलेगा, किस तरीके से, इस तरीके का कोई बहना हो। और सहअस्तित्व का मतलब है कि एक दूसरे से भाईचारा, सहअस्तित्व दोस्ती के तरीके से रहना। व्यापक मानव लक्ष्य के रूप में, यानी कि बहुत ही ये इन सभी गुणों को अचीव करने के लिए एक तगड़ा ही लक्ष्य हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद है 6 है समाज में सार्वभौमिक सामंजस्य, एक परिकल्पना। सार्वभौमिक सामंजस्य मतलब सभी से तालमेल बिठाना। खंड 4 में है प्रकृति और अस्तित्व में सामंजस्य को समझना, संपूर्ण अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में। प्रकृति में सामंजस्य, प्रकृति के चारों स्तरों में अंतःसंबंध और परस्पर पूर्ति, पुनरावर्तन तथा स्वनियमन। नंबर 3 है संपूर्ण व्यापक स्थान में पारस्परिक प्रतिभागी इकाइयां, अस्तित्व ही से अस्तित्व, सभी स्तरों पर सामंजस्य। देखिए प्रकृति की बात करते हैं तो अगर मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता है तो प्रकृति बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। जैसे बाढ़ का आना, ओलावृष्टि, भूकंप, ये सब प्रकृति में सामंजस्य ना होने की वजह से आता है, क्योंकि मानव अत्यधिक प्रकृति का दोहन तो करता है लेकिन उसका संरक्षण नहीं करता। इसलिए
प्रकृति का जो साइकिल चक्र होता है तत्वों का वो बिगड़ जाता है और भयानक घटनाएं घटित होने लगती हैं। नंबर 5 है खंड 5 व्यावसायिक नीतियों में सामंजस्य की समझ के निहितार्थ। तो पहला है मानवीय मूल्यों की प्रकृति स्वीकृति, दूसरा नैतिक मानव आचरण की निश्चितता। अगर आप व्यापार करते हैं और उसमें आपको व्यवहार करना नहीं आता तो आपको व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। नैतिक मानव आचरण की निश्चितता, मानवीय शिक्षा, मानवीय संविधान के आधार तथा मानवीय सार्वभौमिक स्तर, व्यावसायिक नैतिकता में सक्षमता, समग्र प्रौद्योगिकियों प्रबंधन तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का अध्ययन। 6 है वर्तमान स्थिति में सार्वभौमिक मानव स्तर में परिवर्तन के लिए रणनीति, व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा को अंतर्निष्ठ निर्विष्ट करना, स्वयं अभिभावकों व शिक्षकों की भूमिका। ठीक है, ये आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन था जिसे हम इस सिलेबस को हम 5 खंडों में पढ़ेंगे। खंड 1 के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया था अभी पढ़ के, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, इसके लिए बुनियादी दिशा निर्देश, सामग्री और प्रक्रिया। पाठ्यक्रम क्या क्या है इस खंड के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। इस इकाई को मूल्य शिक्षा के परिचय हेतु समर्पित किया गया है। मूल्य शिक्षा यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। इस इकाई में विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। संपूर्ण इकाइयों को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। पहला तो आपको पता ही दिया था, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता तो दिशा निर्देश, सामग्री और प्रक्रिया के समझना। तो हम इसके अंतर्गत पहला ही पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारा मूल्य शिक्षा, आवश्यकता, दिशा निर्देश, सामग्री और प्रक्रिया। मूल्य शिक्षा के उस स्वरूप को बताता है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय मूल्यों को प्रसारित किया जाता है। ये शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों द्वारा प्रेषित किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूलों में लेते हैं, विद्यालयों में लेते हैं, वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, जैसे घर पर, बाहर कहीं घूमने गए तो वहाँ से जो हमने ऑब्जर्व किया वो भी एक शिक्षा होती है, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, माध्यमों द्वारा प्रेषित किया जाता है। कुछ विद्वान इसे एक गतिविधि के रूप में देखते हैं जो किसी भी संगठन में पारस्परिक संबंधों को प्रांगण बनाने व जीवन को प्रसन्नचित्त रखने हेतु की जाती है। मूल्य शिक्षा एक अवधारणा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना सरल ना हो, परंतु आजकल के परिवेश में बढ़ते संशय के मध्य हम अक्सर इसके बारे में बहुत कुछ सुनते व पढ़ते रहते हैं। ये मानव जीवन में मानवीय मूल्यों की महत्ता को समझने तथा मानवीय गुणों के आधारभूत रूप को बताने में सहायता करती है। ये सभी पहलू प्रत्यक्ष रूप से हमारी खुशी, हमारी भलाई, हमारी आशाओं, हमारे उद्देश्यों तथा हमारी सफलता से जुड़े होते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इसे नोट करना है परिभाषा को। मूल्य शिक्षा उन सभी मामलों में संबंधित होती है जो सार्वभौमिक रूप से हमारे लिए मूल्यवान हैं। सार्वभौमिक रूप से मतलब हर तरीके से, जो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रसन्नता तथा संपन्नता के लिए हितकारी है तथा जो प्रगतिशील समाज को एक चिरस्थायी उन्नति को प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसी शिक्षा जो समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए उपयोगी हो, उसको हम मूल्य शिक्षा में रखेंगे। और मूल्य शिक्षा हम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूपों से ग्रहण करते हैं। औपचारिक स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण की है, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, वो उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। और जो हमने अपने व्यवहार से बाहर, घर के बाहर,
घर में समाज की क्रिया विधियों के द्वारा जो ग्रहण कर रहे हैं वो हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। मूल्य शिक्षा हमें तालमेल यानी कि सामंजस्य करने योग्य बनाती है। अगर मूल्य शिक्षा अगर हमारे अंतर्गत यानी कि नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, तो हम सामंजस्य नहीं बना पाएंगे अपने समाज में, हम किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो मूल्य शिक्षा हमें तालमेल सामंजस्य करने योग्य बनाती है, चाहे वह अपने आप से तालमेल हो, परिवार के सदस्यों से तालमेल हो, समाज में तालमेल हो, या फिर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक जीवित व अजीवित इकाइयों से तालमेल हो। जीवन के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व होता है। मूल्यों की शिक्षा पर स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदान की जा सकती है। कुछ लोग नैतिक शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। उसका मानना है कि जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा ही दूसरों से करो। आज के लिए बस इतना ही। आज इंट्रोडक्शन था इस बुक का, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पहले इकाई पर थोड़ी सी चर्चा की। धन्यवाद।